हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि जहां वांग जी एक दिन पूरा रेस्ट करने के बाद अगले दिन वापस नीचे आया था और उसकी मॉम अपने बारे में उसे बताने लगी थी, जिसे सुनकर वांग जी को शाय फील हो रहा था। तभी वो कहता है, मॉम बस कीजिए, आपकी बात सुनकर मुझे एम्बेरेंस फील हो रहा है। कांसा सेरेन कहती है, ओके मैं अब कोई बात नहीं करूँगी, ठीक है। वांग जी हूँ में जवाब देता है। अब आगे अब सभी लोगों का ब्रेकफास्ट होता है, जहाँ विंग फिर से ऑफिस के लिए रेडी था, मगर तभी वी चांद से कहता है, विंग तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर विंग कहता है, क्यों क्यों डैड, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। वी चांद से कहता है, नहीं बेटा, वो तो मैं और तुम्हारी मॉम तुम दोनों को हनीमून पर भेज रहे हैं, वो भी स्विट्ज़रलैंड। और उसके बाद भी मौका मिले तो तुम दोनों अपनी पसंदीदा जगह पर चले जाना, क्योंकि अब 1 महीने तक तुम दोनों बिजनेस से फ्री हो। और हाँ वांग जी, मैंने कुरेन से भी बात कर ली है, उसे कोई परेशानी नहीं है, इसलिए तुम दोनों अभी जाओ, अपना सामान पैक करो, क्योंकि रात 9 बजे की तुम दोनों की फ़्लाइट है, इसलिए जल्दी करो। जो लेना है वो ले लो, वरना कहीं वहीं स्विट्ज़रलैंड में शॉपिंग कर लेना। विंग कहता है, मगर डैड इतनी जल्दी क्या है। वी चांद से कहता है, तुम भूल गए, मुझे जल्दी ही नन्हे मुन्ने बच्चे चाहिए। ये कहकर वी चांद से अपनी चेयर से उठता है और दोनों को बाय कहकर निकल जाता है। इधर कांसा सेरेन भी वांग जी से कहती है, वो जाकर जल्दी से अपना सामान पैक कर ले। उसके बाद वो दोनों अपना सामान पैक करते हैं और अब रात की फ्लाइट से वो दोनों पहुंच जाते हैं सीधा स्विट्ज़रलैंड। अब पूरी रात सफ़र करने के बाद विंग और वांग जी जाते हैं सीधे अपने होटल। वहां पहुंचकर पहले तो वो लोग फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर वो दोनों आराम करते हैं। अब शाम के 4 बजे दोनों नींद से जगते हैं। उसके बाद वो दोनों फिर से फ्रेश वगैरह होते हैं। उसके बाद विंग वांग जी से कहता है, चलो अब बाहर घूम कर आते हैं। वांग जी भी मान जाता है और वो दोनों होटल से बाहर आते हैं। फिर एक रेस्टोरेंट में कुछ हल्का फुल्का फूड खाते हैं। उसके बाद वो लोग स्विट्ज़रलैंड की सड़कों पर घूमने लगते हैं और फिर 2-3 घंटे घूमने के बाद विंग वांग जी से कहता है कि चलो हम क्लब चलते हैं। जो सुनकर वांग जी भी हाँ कह देता है और फिर वो लोग क्लब जाते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर लंच करके वापस अपने होटल आ जाते हैं और फिर दोनों अपनी नाइट एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं और सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों उठते हैं और प्लान बनाते हैं कि वो कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे और फिर दोनों ही अपनी डेस्टिनी की तरफ निकल जाते हैं। वो दोनों पूरा दिन खूब इंजॉय करते हैं और फिर नाइट में वो फिर से क्लब पहुंच जाते हैं, जहां दोनों ही फिर से इंजॉय करते हैं, ड्रिंक वगैरह लेते हैं और वापस अपने होटल आ जाते हैं। अब 1 हफ्ता तक उनका यही रूटीन था और अब विंग को बोर फील होने लगा है। वो वांग जी से कहता है, वांग जी चलो क्यों ना हम माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए चले। वांग जी कहता है, ओके चलो। विंग कहता है, 1 मिनट। और विंग अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है और उन्हें भी अपने पास बुला लेता है। उसके फ्रेंड्स भी विंग के एक कॉल पर स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाते हैं और फिर विंग वांग जी को अपने फ्रेंडों से मिलवाता है, जो था शुयान, उसका पार्टनर शाओशिन चेन, वेनिंग उसका पार्टनर जिया और वेंचाओ और उसकी पार्टनर वेनलिंग जाओ। वहीं विंग वांग जी को बताता है कि शुयान के डैड भी एक बिजनेसमैन है, वही शाओशिन चेन के डैड एक लॉयर, वेनिंग की सीजे डॉक्टर है और वो एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा है और जिया भी उसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है। और वेंचाओ वो भी चाइना के बेस्ट बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता है। वहीं वेनलिंग जाओ एक पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। वांग जी सबके बारे में सुनकर सभी से हैंडशेक करता है और फिर विंग बताता है, ये वांग जी है मेरा हस्बैंड और मेरा लाइफ पार्टनर। जहां सभी वांग जी को ग्रीट करते हैं और फिर वो सभी लोग आज तो आराम करते हैं, मगर नेक्स्ट डे सभी माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए निकल जाते हैं और फिर वो लोग अपनी डेस्टिनी पर पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ बर्फ़ थी और उन्हें उस बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ना था। वहीं वांग जी के लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब वो लोग उस माउंटेन पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहां सबसे ऊपर शुयान और उसका बॉयफ्रेंड शाओशिन चेन थे। उसके बाद वैन लिंग जाओ और फिर विंग और वांग जी साथ ही सबसे नीचे वेंचाओ। वो सभी एक रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं, जहां विंग वांग जी को भी संभाल रहा था, वही अपने आगे चल रही वैन लिंग जाओ को भी। वही वैन लिंग जाओ जो बहुत अच्छी माउंटेन क्लाइंबिंग करती थी, मगर आज विंग को वांग जी के साथ देखकर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो चढ़ते समय थोड़ी थोड़ी गलती कर रही थी ताकि विंग उसे संभाले। तभी विंग कहता है, वैन लिंग जाओ तुम्हें आज क्या हो गया है, तुम बार बार क्यों फिसल रही हो।
जो सुनकर वेन लिंगजाओ कहती है विंग, वो इसलिए क्योंकि हमने आज से पहले कभी भी इतनी बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। शायद क्योंकि आज से पहले हम लोग बीहड़ वाली जगह पर या फिर ऐसी पहाड़ी पर चढ़े हैं जिस पे हम लोग आसानी से पकड़ बना सकते थे, मगर यहाँ तो हमें इस बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ना पड़ रहा है और ये पहाड़ी तो माउंट एवरेस्ट से भी डेंजर लग रही है। जो सुनकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, वेन लिंगजाओ प्लीज़ ऐसा मत कहो, कहीं तुम्हारी बात सुनकर मेरे हस्बैंड को डर न लग जाए। तभी विंग नीचे वांग जी को देखते हुए कहता है, स्वीटहार्ट मज़ा आ रहा है। मगर वांग जी जिसकी हालत पतली थी वो विंग से कहता है, विंग वैसे तुम्हें क्या मज़ा आता है ऐसे खतरनाक जगहों पर? मुझे तो सच बताओ तो डर लग रहा है। तभी वेंचाओ कहता है, वांग जी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, और वैसे भी मेरे और विंग के होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों तुम्हें संभाल लेंगे, क्यों विंग? विंग कहता है, हाँ वेंचाओ। तभी इन दोनों की बात सुनकर वेन लिंगजाओ मुँह बनाते हुए अपने मन में कहती है, भले ही विंग ने इस वांग जी से मैरिज कर लिया हो, मगर विंग मेरा है। पता नहीं विंग ने इसमें ऐसा क्या देखा कि विंग को इस जैसे ओमेगा से मैरिज करनी पड़ी। और फिर धीरे धीरे वो लोग ऊपर चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां सभी लोग आपस में बहुत हैप्पी होते हैं। चलो उन्होंने ये चैलेंज पूरा कर लिया। और फिर वो लोग उसी पहाड़ी पर पहुंचने के बाद कहते हैं, अब यहाँ से कल निकलेंगे, आज हम लोग यहीं स्टे करते हैं, बताओ क्या ख्याल है? विंग की बात सुनकर सभी मान जाते हैं। उसके बाद विंग वेन लिंगजाओ वांग जी और शाओ शिनचेन से कहता है वो लोग जाकर कुछ सूखी लकड़ियों की व्यवस्था करें और विंग, वेंचाओ और शुयान ये तीनों मिलकर वहाँ टेंट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अब कुछ देर बाद शाओ शिनचेन और वांग जी आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। वहीं वेन लिंगजाओ तो मन ही मन बस वांग जी से जेलस हो रही थी। अब कुछ देर बाद वो तीनों सूखी लकड़ियाँ लेकर आ जाते हैं और फिर तीनों टेंट के बाहर आग जला लेते हैं। वहीं वो सब लोग पहले से माउंटेन क्लिपिंग करते आ रहे थे तो उन्हें पता होता है कि वो बैग में क्या क्या ले जाना चाहिए। वहीं वांग जी फर्स्ट टाइम आया था तो विंग ने जितना उसे बताया वही ज़रूरी सामान लेकर आया था। अब वो लोग रात को उस पहाड़ी पर आग के चारों तरफ बैठे थे। वहीं वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, साथ ही अपने साथ जो खाने का सामान लेकर आए थे उन्हें एंजॉय कर रहे थे। और फिर वो लोग उस पहाड़ी पर ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम भी खेलते हैं। साथ ही वहाँ सभी से अपने अपने पार्टनर की पसंद नापसंद के बारे में पूछा जाता है। जहाँ वेन लिंगजाओ को वेंचाओ से ज़्यादा विंग के बारे में पता था, वहीं वांग जी को भी विंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि एक तो उन दोनों के पेरेंट्स ने उन दोनों की शादी ज़बरदस्ती करवाई थी। साथ ही अभी उनके मैरिज को केवल 15 दिन ही हुए थे। वो लोग अभी अभी एक दूसरे को जानना स्टार्ट कर रहे थे। इसीलिए तो विंग के मॉम डैड ने विंग और वांग जी को 1 महीने के हनीमून पर भेजा था ताकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सके। मगर उन दोनों को नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है, और वो है वेन लिंगजाओ द्वारा विंग और वांग जी के रिश्ते में दरार डालना। क्योंकि वेन लिंगजाओ भले ही वेंचाओ के साथ है मगर वो पसंद विंग को करती हैं। और ये सब तब शुरू हुआ था जब वेंचाओ वेन लिंगजाओ को ऐसे ही माउंटेन क्लिपिंग पर लाया था। उस दिन वेन लिंगजाओ ने फर्स्ट टाइम विंग को देखा था और विंग पर अपना दिल हार बैठी थी। मगर अपने डैड की वजह से उसे वेंचाओ के साथ रहना पड़ा, क्योंकि वेंचाओ के डैड वेन रोहान ने अपने बेटे वेंचाओ की इंगेजमेंट वेन लिंगजाओ के साथ करा दी थी और तब से ही दोनों साथ है। मगर जब वेन लिंगजाओ ने विंग को देखा, उसे जाना, उसे पहचाना, तब से विंग के लिए वेन लिंगजाओ के दिल में फीलिंग आ गई थी और वो वेंचाओ को छोड़कर विंग को अपनाना चाहती थी। मगर विंग ने कभी भी वेन लिंगजाओ को ऐसा कोई भी हिंट नहीं दिया था जिसके कारण वेन लिंगजाओ को लगे कि विंग के दिल में भी उसके लिए फीलिंग है और वो अभी वेंचाओ को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए वो दोनों अभी साथ ही है, मगर उनके बीच दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है। वहीं विंग को वांग जी की केयर करते देख वेन लिंगजाओ बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रही थी। वो वांग जी को विंग के पास बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और विंग के क्लोज आने लगती है, जो देखते हुए विंग तो उसे नॉर्मली लेता है, क्योंकि उसे वेन लिंगजाओ के बारे में पता था, इसलिए वो उसे नॉर्मली लेता है। मगर वही वांग जी जो समझ रहा था कि विंग जिसे नॉर्मली ले रहा है वो नॉर्मल नहीं है, मगर वांग जी अभी कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो सभी लोग अपने अपने टेंट में चले जाते हैं, जहां विंग वांग जी के ऊपर आते हुए कहता है, तो बताओ मेरे लिटिल हस्बैंड,
यहाँ आकर कैसा लग रहा है? वांग जी मुस्कुराकर कहता, अच्छा है। वैसे ये बताओ अभी क्या वेनलिंग जाओ हर बार ड्रंक होने के बाद ऐसे ही करती हैं? विंग कहता है, नहीं, पर हाँ कभी कभी। क्यों, उसने तुम्हें कुछ कहा? वांग जी कहता है, नहीं, चलो अब अपनी जगह पर आओ और सो जाओ। विंग कहता है, मैं तो अपनी जगह पर ही हूँ, बस थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। वांग जी कहता है, क्या मतलब? विंग कहता है, मेरा मतलब। और फिर धीरे धीरे वांग जी के लिप्स की तरफ बढ़ता है, उसे एक डीप पैशनेट किस करने लगता है। वांग जी विंग को पुश करता है और कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? मत भूलिए हम लोग होटल में नहीं है, माउंटेन पर है और आसपास आपके फ्रेंड है। विंग मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे फ्रेंड इतने ठंड में दूर दूर होंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो दोनों भी बॉडी टू बॉडी एक दूसरे को गर्माहट दे रहे होंगे। वांग जी कहता है, मतलब? विंग कहता है, रुको बताता हूँ। और फिर विंग अपनी शर्ट के बटन खुलता है और वांग जी के शर्ट के बटन भी ओपन करता है और उसे अपने सीने से लगाकर फिर से उसे किस करने लगता है और फिर धीरे धीरे वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग उस पहाड़ी से उतरते हैं और वापस होटल आते हैं और फिर एक हफ्ता विंग के फ्रेंड्स भी उसके साथ वहीं एंजॉय करते हैं और फिर वो सभी लोग वापस चाइना आ जाते हैं, जहाँ हनीमून से आने के बाद विंग तो बहुत हैप्पी था मगर वांग जी नहीं, और ना ही वो ये बात किसी को बताता है कि उसे हनीमून पर अच्छा नहीं लगा। और वैसे भी विंग ने उस हनीमून की जगह फ्रेंडशिप ट्रिप बना लिया था, क्योंकि विंग तो एक हफ्ते में ही उस जगह से बोर हो गया था। वहीं अब शाम को सभी लोग डिनर कर रहे थे, तभी बीचान से कहता है, विंग तुम्हारा हनीमून कैसा था? विंग कहता है, अच्छा था डैड, मैंने और वांग जी ने काफ़ी इन्जॉय किया। क्यों? वांग जी जो कहना चाहता था कि उसने कहाँ एंजॉय किया, क्योंकि वेन लिंग जाओ ने उसे एंजॉय करने ही नहीं दिया। मगर फिर भी वांग जी विंग की हाँ में हाँ मिलाकर कहता है, हाँ डैड, हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। उसके बाद उन लोगों का डिनर फिनिश होता है और वांग जी डिशेस वगैरह साफ़ करके अपने कमरे में आ जाता है तो देखता है विंग वेन लिंग जाओ से बात कर रहा था। तभी विंग कहता है, वैसे स्विट्ज़रलैंड ट्रिप पर बहुत मज़ा आया ना? मेरा और वांग जी का हनीमून भी हो गया और मेरा माउंटेन क्लिपिंग करने की इच्छा भी। दूसरी तरफ से वेन लिंग जाओ पूछती है, वैसे विंग कल से तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, करना क्या है, वही ऑफिस जाना पड़ेगा, जहाँ जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर क्या करें, मेरी अब शादी हो गई है और मुझ पर अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर तो वांग जी को गुस्सा आने लगता है कि विंग ऑफिस अपने मन से नहीं बल्कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में जा रहा है। तभी विंग कहता है, ओके वेन लिंग जाओ, कल बात करते हैं क्योंकि मैं काफ़ी टायर्ड फील कर रहा हूँ। वेन लिंग जाओ कहती है, ओके विंग, और फिर लव यू कहकर फ़ोन काट देती है। जो सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, ये बिना इसकी नोटिपन अभी भी नहीं गया। तभी वांग जी जो वेन लिंग जाओ के लव यू बोलने से जेलस हो चुका था, उसने विंग से पूछा, इसने तुम्हें लव यू क्यों कहा? जो सुनकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, अरे यार उसकी आदत है, वो सभी को ऐसा ही बोलती है। वांग जी जो जेलस के कारण पूछता है, सभी को या फिर केवल तुम ही को? क्योंकि कुछ दिन हम भी साथ थे, उसने हमें तो नहीं कहा। तभी विंग पूछता है, वांग जी क्या तुम वेन लिंग जाओ से जेलस हो रहे हो? वांग जी एकदम कहता है, नहीं तो मैं भला क्यों जेलस होने लगा, वैसे भी मुझे उससे क्या लेना देना। विंग कहता है, अच्छा उससे लेना देना तो नहीं है मगर मुझसे तो है ना। और वो वांग जी को हक करने के लिए अपनी बाहें फैलाता है, मगर वांग जी विंग से कहता है वो बहुत टायर्ड फील कर रहा है और आज वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज़ तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये कहकर वांग जी विंग की तरफ बैक करता है और लेट जाता है। वहीं विंग तो शौक मगर फिर भी सोचता है शायद वाकई वांग जी काफ़ी टायर्ड है, इसलिए वो भी लेट जाता है और वांग जी की बैग को पीछे से हक करता है और गुड नाइट कहकर लेट जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी उठता है, नीचे किचन में जाता है और अपने मदर इन लॉ के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर कांसा सेरेन से कहता है, मॉम मुझे आज ऑफिस जल्दी निकलना होगा क्योंकि इतने दिनों से मैं छुट्टी पर था ना। इसलिए कांसा सेरेन कहती है, ओके बेटा ठीक है तुम जाओ। वांग जी फिर अपने कमरे में आता है और विंग को देखता है जो अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी वो विंग को उठाने जा रहा था मगर अचानक विंग के फ़ोन पर वेन लिंग जाओ का मैसेज आता है जिसमें उसने विंग को गुड मॉर्निंग कहा था। तभी वांग जी वो मैसेज देख लेता है और उसे एकदम से जेलसी फील होती है और वो बिना विंग को जगाए रेडी होता है और अपने ऑफिस निकल जाता है। और फिर ऑफिस में बैठकर वो विंग और वेन लिंग जाओ के बारे में ही सोच रहा था
कि क्या उसमें कोई गलती तो नहीं हुई है ना, कहीं वेन लिंगजाओ को पसंद तो नहीं करता ना। वांग जी पूरा दिन यही सोच सोच के परेशान रहता है, वो सही से काम भी नहीं कर पाता। तभी उसे अपने बेस्ट फ्रेंड न्यू सेन की याद आती है और वो न्यू सेन को कॉल करता है, जो पेशे से एक फैशन डिजाइनर था। वो अपने काम पर था। तभी वांग जी न्यू सेन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ है। जो सुनते ही न्यू सेन कहता है, वांग जी मैं तो अपने स्टूडियो में हूँ, बुटीक में हूँ, मगर तुम बताओ तुम कहाँ हो और चाइना कब आ रहे हो। वांग जी कहता है, न्यू सेन मैं चाइना में हूँ और इस समय अपने ऑफिस में हूँ। न्यू सेन हैप्पी होते हुए कहता है, क्या तुम आ गए? कब? वांग जी कहता है, कल शाम को आया था। न्यू सेन कहता है, ओ तो बता तेरा हनीमून कैसा था? जो सुनकर वांग जी ममल करते हुए कहता है, मून ही मून था, हनी का तो पता ही नहीं था, वो तो अपने फ्रेंड के साथ व्यस्त था। तभी न्यू सेन कहता है, हेलो वांग जी कहाँ खो गई? अब वांग जी अपनी सेंस में आता है। तभी न्यू सेन कहता है, क्या हुआ वांग जी, क्या तुम परेशान हो? वांग जी कहता है, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, रुक अभी मैं तेरे पास आ रहा हूँ। न्यू सेन कहता है, ओके मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना कहकर न्यू सेन फ़ोन रख देता है और सोचता है आज वांग जी अलग ही साउंड कर रहा था, लगता है वो परेशान है। तभी न्यू सेन को एक ड्रेस का ऑर्डर आता है जो उसने पहले से तैयार करके रखी थी, मगर उसको किसी मॉडल पर ट्राई करने के बाद उसे डिलीवर करना था। मगर अब शाम के 5 बज चुके थे, इसलिए न्यू सेन के पास अभी कोई मॉडल अवेलेबल नहीं था। इसलिए वो सोच रहा था कि वो उस ड्रेस को किसको पहनाए। तभी हमारा वांग जी न्यू सेन के पास पहुंच जाता है। वो न्यू सेन को हक करता है और फिर उससे कुछ बात करता है, मगर न्यू सेन कुछ उदास था। इसलिए वांग जी न्यू सेन से पूछता है कि उसे क्या हुआ। जो सुनकर न्यू सेन वांग जी को बताता है, अरे यार मुझे एक ड्रेस अभी डिलीवर करना है, मगर वो ड्रेस अभी किसी मॉडल ने ट्राई नहीं किया और मुझे नहीं पता कि उसमें कोई कमी है या नहीं। तभी वांग जी कहता है, तो क्या प्रॉब्लम है, किसी मॉडल को बुला लो और ट्राई करवा लो। जो सुनकर न्यू सेन कहता है, अरे यार तू मॉडलों का हिसाब तो जानता है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करवा दो तो उनके चार्ज हज़ारों से बढ़कर लाखों में चले जाते हैं, मगर इस समय कोई मॉडल मिलना वो मुश्किल है। वांग जी कहता है, तो अब तू क्या करेगा? न्यू सेन कहता है, वही सोच रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है, किसी डमी को पहना के देख ले। न्यू सेन कहता है, अरे यार वो ऑलरेडी डमी पर है, मगर डमी में वो और इंसान में फ़र्क होता है। वैसे वांग जी तू चाहे तो तू मेरा काम बन सकता है। वांग जी कहता है, क्या मतलब? न्यू सेन कहता है, अरे यार वांग जी क्या तू मेरे लिए उस ड्रेस को पहन सकता है? वांग जी भी कहता है, हाँ क्यों नहीं, चल। तभी न्यू सेन थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। वांग जी पूछता है, क्या हुआ? न्यू सेन कहता है, वांग जी वो जो ड्रेस है ना वो एक नाइटी है जो किसी कस्टमर ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया है। और तू सोच सकता है एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कम कपड़ों में देखना पसंद करता है। वांग जी कहता है, क्या मतलब, कहीं वो 2 पीस तो नहीं है ना? न्यू सेन कहता है, नहीं 2 पीस तो नहीं है, मगर वो बहुत ज़्यादा रिवेलिंग ड्रेस है, तू समझ रहा है ना, चल मैं तुझे दिखाता हूँ। और फिर वो वांग जी को उस ड्रेस के पास ले जाता है। इधर वांग जी जब वो ड्रेस देखता है तो शौक, क्योंकि वो ड्रेस इस तरह थी कि केवल उसमें वांग जी की चेस्ट कवर होती है और बैक पूरी खाली और नीचे भी मेन पार्ट हल्का सा कवर, बाकी सारी ड्रेस जाली वाली थी। वांग जी वो ड्रेस देखकर शौक और न्यू सेन से पूछता है, न्यू सेन ये क्या है, तू ऐसी ड्रेस बनाता है? न्यू सेन कहता है, क्या करूँ यार, मैं तो एक डिजाइनर हूँ और फिर जैसा कस्टमर पसंद करेंगे मैं तो वैसी ही ड्रेस बनाऊंगा ना। वांग जी कहता है, मगर इस ड्रेस को पहनेगा कौन? न्यू सेन कहता है, वांग जी मैंने कहा ना, कस्टमर ने ये अपनी वाइफ के लिए बनाया है। और सोच, बंद कमरे में जब वो ये पहनकर अपने हस्बैंड के पास जाएगी तो सोच कितना रोमांटिक माहौल होगा ना। वांग जी कहता है, रोमांटिक तो मुझे पता नहीं है, मगर हाँ वी मुझे ऐसी ड्रेस पहनने को देता तो मैं तो उसका गला ही दबा लेता। आखिर लोगों की फैशन सेंस को क्या हो गया है, वो कैसे ऐसे वाहियात ड्रेस बनाने को कह सकते हैं। न्यू सेन कहता है, छोड़ यार उसमें हमें क्या लेना देना, उसकी वाइफ है, वो अपनी वाइफ को पहनाए या ना पहनाए वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। तू तो इतना बता, क्या तू सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे लिए ये ड्रेस पहन सकता है? वांग जी कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मुझे इस ड्रेस को देखने में ही अनकंफर्टेबल लग रहा है, पहनना तो दूर की बात है। न्यू सेन कहता है, ऐसा मत बोल यार, वैसे भी 5 मिनट की बात है और फिर इस जगह पर तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं है। वांग जी कहता है, अच्छा कैमरा तो है ना? न्यू सेन कहता है, लो मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, प्लीज़ वांग जी अपने फ्रेंड के लिए एक बार ये ड्रेस पहन लेना, प्लीज़ यार देख
अपने फ्रेंड के पेट पर क्यों लात मार रहा है? यार प्लीज़ ना वांग जी, एक बार पहन लेना। अच्छा 5 मिनट नहीं तो केवल 2 मिनट के लिए मैं इसकी फ़िटिंग वगैरह चेक कर लूँ, बस तू इसे निकाल देना प्लीज़ ना वांग जी प्लीज़। न्यूसेन के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार वांग जी मान जाता है और वो उस ड्रेस को पहनकर आ जाता है। मगर वांग जी और न्यूसेन को नहीं पता था कि कोई उन पर नज़र रखे हुए है। इधर वांग जी जैसे ही वो ड्रेस पहनकर न्यूसेन को दिखाता है, तभी वो पर्सन वांग जी की पिक ले लेता है और फिर न्यूसेन का काम ख़त्म होने के बाद न्यूसेन उस ड्रेस को उसकी असली जगह डिलीवर करवा लेता है। और ये जगह कोई और नहीं बल्कि वैन लिंगजाओ का मेंशन था। और वैन लिंगजाओ ने जानबूझकर वो ड्रेस बनवाई थी, वो भी 1 हफ्ते पहले जब वो स्विट्ज़रलैंड में थे। और वहीं उसे पता चला था कि वांग जी का एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो न्यूसेन है। इसलिए वैन लिंगजाओ ने अपने डैड की पावर का फ़ायदा उठाकर वांग जी के फ्रेंड न्यूसेन के बारे में पता किया और जानबूझकर वो ड्रेस बनवाई थी। साथ ही उसने वांग जी पर नज़र रखवा रखी थी, जो वांग जी के हर मोमेंट की खबर वैन लिंगजाओ को दे रहा था। फिर जैसे ही वैन लिंगजाओ को ये खबर मिली कि वांग जी न्यूसेन से मिलने जा रहा है, वो जानती थी कि इस समय न्यूसेन को कोई मॉडल नहीं मिलेगी और जितने भी डिज़ाइनर होते हैं वो अपने ड्रेस को चेक किए बिना नहीं भेजते हैं। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वैन लिंगजाओ ने जानबूझकर वो ड्रेस अभी डिलीवर करने को कहा और वैन लिंगजाओ ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। वांग जी ने अपने फ्रेंड के लिए मॉडल का काम किया और इसी चीज़ का फ़ायदा वैन लिंगजाओ ने उठा लिया। अब वांग जी और न्यूसेन एक कैफ़े जाते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं। तभी वांग जी के सामने एक पर्सन आता है और वो वांग जी से कहता है, हे ब्यूटी, तुम उस ड्रेस में हॉट लग रही थे, तुम्हारी 1 नाइट चार्ज कितना है? मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। वांग जी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या बकवास कर रहे हो? वो पर्सन कहता है, बकवास? मैं बकवास कर रहा हूँ? ऐसी रिवेलिंग ड्रेस पहनकर सोशल मीडिया पर तुम डालो और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बकवास कर रहा हूँ? वांग जी मन में सोचता है रिवेलिंग ड्रेस, और फिर वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन ऑन करता है और देखता है वांग जी की उस नाइटी में किसी ने पिक बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी और मात्र आधे घंटे में उस पिक को करोड़ों लोगों ने देख लिया था। यहाँ तक कि कुछ देर बाद विंग का कॉल वांग जी को आता है। वांग जी अपना फ़ोन पिक करता है और दूसरी तरफ से विंग की आवाज़ आती है, जो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। वो वांग जी से पूछता है, वांग जी तुम कहाँ हो? वांग जी कहता है, मैं बाहर हूँ विंग। विंग कहता है, जल्दी मेंशन में पहुँचो। वांग जी कहता है, ओके मैं आता हूँ। और फिर कुछ देर बाद वांग जी मेंशन में पहुँचता है, जहाँ कांसा सेरेन भी चांस से वांग जी से मुँह फेर लेते हैं। वहीं विंग जो घर में इधर उधर कर रहा था, वो वांग जी के आते ही वांग जी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और फिर वांग जी का हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में खींच कर ले जाता है और उसे बेड पर फेंकते हुए कहता है, तुम इतने सेमलेस निकलोगे मुझे नहीं पता था। तुम ऐसे कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पर कैसे पोस्ट कर सकते हो? तुम्हें अपनी फैमिली की इज्जत की परवाह नहीं थी? कम से कम मेरी फैमिली की इज्जत का ख्याल तो करते। और हाँ, ये सब क्या है? मुझे तो आज पता चला कि तुम्हारी 3 शादियाँ टूट चुकी हैं। क्यों वांग जी, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर मेरे और मेरी फैमिली के प्यार में कहाँ कमी आ गई थी जो तुम्हें अपने आप को ऐसे शो करना पड़ा? छी, मुझे तुमसे अब नफ़रत हो रही है। निकल जाओ मेरे घर से, मेरी ज़िंदगी से जाओ। तभी वांग जी कहता है, बीइंग मेरी बात तो सुनो प्लीज़। मैं मानता हूँ मैंने ये पिक मेरी मैं मानता हूँ कि ये पिक मेरी है। मैंने ऐसे कपड़े पहने थे मगर केवल अपने फ्रेंड के लिए। विंग कहता है, ओह किस फ्रेंड के लिए? क्या वो कोई अल्फ़ा था जिसे तुम सेड्यूस करना चाहते थे? वांग जी चिल्लाकर कहता है, विंग। विंग भी गुस्से में कहता है, आवाज़ नीचे वांग जी, आवाज़ नीचे। अब तुम्हारे चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं सकती। और हाँ, तुम जैसे गिरे हुए सेमलेस ओमेगा के लिए ना ही मेरे दिल में और ना ही मेरे घर में कोई जगह है। निकल जाओ मेरे घर से, जाओ। और फिर से विंग वांग जी को उठाता है और घर से बाहर धक्का मार देता है। वांग जी भी अभी बिना कुछ कहे वी मेंशन से निकलकर लैन मेंशन जाता है, मगर वहाँ भी अंकल कुरेन वांग जी को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, वांग जी मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनकर अपनी बॉडी को सारी दुनिया के सामने शो करना पड़ा? आखिर क्यों वांग जी, तुमने ऐसा क्यों किया? वांग जी कहता है, अंकल मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरी बात का विश्वास करो। अंकल कुरेन कहते हैं, कैसा विश्वास करूँ वांग जी, कैसे? अभी तुम मात्र 19 साल के हो और 19 साल की उम्र में तुम्हें 3 अल्फाज से प्यार हो गया था। यहाँ तक कि तुम 2 अल्फाज से शादी करने भी चले गए थे, फिर भी हमने तुम्हें नहीं रोका। मगर अब लगता है काश हम तुम्हें उस समय
रोक लेते तो शायद आज हमें इस तरह बदनाम ना होना पड़ता। और अब मेरा कहना मानो तो तुम इस घर से निकल जाओ, क्योंकि हम तुम्हारी वजह से और बदनामी नहीं झेलना चाहते हैं। जाओ वांग जी, निकल जाओ यहाँ से। वांग जी कहता है अंकल मैं कहाँ जाऊँगा। कुरेन कहता है कहीं भी, या फिर मर जाओ। और वो भी वांग जी को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब हम वांग जी को देखते हैं, जो दोनों जगह से निकाले जाने के बाद वो दौड़कर एक पुल पर जाता है और वहाँ से पानी में छलांग लगा देता है। इधर पीछे से न्यू सेन कहता है वांग जी, और वो भी शौक। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग को पता चलता है कि वांग जी ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर तो विंग के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो वांग जी से बेहद प्यार करता था और 2 दिन पहले उसने जो कुछ भी वांग जी के लिए बोला था वो सब उसने गुस्से में कहा था, क्योंकि विंग वो पिक देखने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाया कि वांग जी ऐसा कुछ पहन सकता है। वहीं लेन कुरेन को भी जब पता चला कि वांग जी ने सुसाइड कर लिया, उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने ये क्या किया। वो गुस्से में इतना पागल हो गया था कि उसने अपने वांग जी से ये कह दिया कि वो जाकर मर जाए। उसने एक बार भी वांग जी से ये नहीं पूछा कि ये सब किसने किया। और अब दोनों फैमिली में मातम छाया था। वहीं जब शीचेन अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आता है और उसे वांग जी के बारे में पता चलता है, तो वो अंकल कुरेन से कहता है अंकल, भले ही वांग जी जिद्दी था मगर कैरेक्टरलेस नहीं था। और आपने कैसे सोच लिया कि हमारा वांग जी इस तरह के कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकता था? आपको नहीं लगा अंकल कि ये किसी की सोची समझी चाल हो सकती थी, हमें या फिर वी फैमिली को बदनाम करने के पीछे? और विंग, उस पर तो आपको काफ़ी भरोसा था ना। आपके कहने पर अंकल मैं विंग के साथ वांग जी के रिश्ते के लिए माना था, मगर आप दोनों ने क्या किया, मेरे भाई को मुझसे अलग कर दिया। नहीं अंकल, इसके लिए मैं कभी आपको और उस विंग को माफ़ नहीं कर सकता, कभी नहीं। ये कहकर शीचेन वहाँ से निकल जाता है और सबसे पहले वो न्यू सेन से मिलता है, जहाँ न्यू सेन शीचेन को बताता है कि गगा वांग जी की कोई गलती नहीं थी, वो तो उस दिन। और फिर वो शीचेन को सारी बात बताता है और शीचेन से माफ़ी मांगता है। शीचेन भी न्यू सेन से कहता है न्यू सेन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं थी, ये सब शायद किस्मत का खेल था। और फिर वहाँ से निकलने के बाद शीचेन भी मेंशन जाता है और विंग का कॉलर पकड़कर कहता है भले ही तुम दोनों की शादी तुम दोनों की मर्जी से नहीं हुई थी, मगर 1 महीना तुम दोनों साथ थे। क्या इस 1 महीने में तुम मेरे भाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पाए? खैर तुमसे तो क्या ही बोलूँ, मगर अंकल आपने तो वांग जी के बारे में सारी जानकारी निकाली थी ना। उसी के बाद आपने अपने इस नालायक बेटे विंग के लिए मेरे भाई का हाथ मांगा था ना, क्योंकि इसे तो आपकी दौलत लुटाने में मज़ा आता था। आपने ही कहा था ना कि मेरा भाई ही आपके इस नालायक बेटे को सुधार सकता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप मेरे भाई पर भरोसा नहीं कर पाए? आप लोगों में से किसी ने उससे ये पूछने की भी कोशिश नहीं की कि उसने वो ड्रेस क्यों पहनी थी? मैं बताता हूँ, उसने अपने दोस्त के लिए पहनी थी, वो भी सेफ्टी के साथ। मगर मैं नहीं जानता कि ये पिक किसने ली और इसे किसने सोशल मीडिया पर अपलोड की, मगर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने भाई के असली गुनाहगार को आपके सामने लाऊंगा। तब शायद आप लोगों को मेरे वांग जी के लिए अपने दिल में थोड़ा सा प्यार और इज्जत ला पाओ। और फिर उन लोगों को सुनाकर वहाँ से चला जाता है। अब 3 दिन बाद हम वांग जी को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वांग जी को होश आता है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है और झटके से बैठते हुए नर्स से कहता है मैं यहाँ कैसे, कौन लेकर आया? तभी नर्स कहती है प्लीज़ आप लेटे रहिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। इतना कहते ही वो नर्स बाहर चली जाती है। इधर वांग जी सोचने लगता है वो यहाँ कैसे, और ये कौन सी जगह है, और ये हॉस्पिटल मैं कहाँ हूँ। तभी हम देखते हैं एक ओमेगा डॉक्टर अंदर आती है। वो वांग जी से पूछती है तुम कैसे हो और तुम्हारा नाम? वांग जी कहता है मेरा नाम वांग जी है, मगर डॉक्टर मैं यहाँ कैसे? तभी डॉक्टर वांग जी से पूछती है तुम पानी में कैसे गिरे, या फिर कुछ और बात है? वांग जी कहता है दरअसल मैंने सुसाइड किया था। ये सुनकर वो डॉक्टर कहते मुझे लगा ही था, मगर अब ऐसे करने के बारे में सोचना मत, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। ये सुनकर वांग जी कहता है क्या मतलब डॉक्टर, कौन है मेरे साथ? वो डॉक्टर वांग जी का एक हाथ पकड़ती है और वांग जी के बेली पर हाथ रखते हुए कहती है
तुम्हारा बच्चा वो तुम्हारे साथ है। ये सुनते ही वांग जी शॉक और अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बात को लेकर हैप्पी हो या फिर अपने जिंदा बचने का दुख मनाए, क्योंकि उसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी डॉक्टर वांग जी को सैड देखकर पूछती है, वांग जी क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो? वांग जी अब अपने सेंस में वापस आता है और कहता है, नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये बात सुनकर हैप्पी हूँ या फिर अपनी किस्मत को दोष दूँ कि ये खुशखबरी मुझे ऐसे वक्त में मिली है जहाँ मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया है। डॉक्टर कहती है, वांग जी मैं जानती हूँ कि तुम फैमिली ने वो पिक देखकर तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया होगा, क्योंकि तुम्हारी जगह मैं भी होती तो शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता। पर वांग जी तुम तो पढ़े लिखे और एक अच्छे फैमिली से लग रहे हो, फिर तुमने कैसे उस वाहियात ड्रेस को पहनने की गलती कर दी? वांग जी कहता है, हाँ डॉक्टर आप सही कह रही है, अब मुझे भी पछतावा हो रहा है कि मैंने उस घटिया ड्रेस को क्यों पहनी। वो शायद उस समय मुझे अपनी फ्रेंड की मेहनत दिखाई दे रही थी, इसलिए डॉक्टर कहती है, खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम अपनी प्रेग्नेंट होने की बात अपने हस्बैंड को बताओ, देखना वो ये बात सुनकर हैप्पी हो जाएगा और यहाँ तुम्हारे पास आएगा। और डॉक्टर वांग जी को अपना फ़ोन निकाल कर देती है और कहती है, लो अपने हस्बैंड से बात करो। और फिर जैसे ही वांग जी डॉक्टर के मुंह से ये सुनता है कि लो अपने हस्बैंड से बात करो, वांग जी को विंग का वो इतना रूड बिहेव याद आ जाता है और सोचता है, उस पर्सन ने मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया, ना ही ये जानने की कोशिश की कि मैंने वो ड्रेस क्यों पहनी, किस लिए पहनी, और अगर क्या ऐसे पर्सन को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताना सही होगा। वांग जी यही सोच रहा था। तभी डॉक्टर कहती है, वांग जी क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, लो फ़ोन लो और अपने हस्बैंड को कॉल करो। वांग जी कहता है, नहीं डॉक्टर, मैं उन लोगों को कॉल नहीं कर सकता। वैसे डॉक्टर क्या आप मुझे ये बता सकती है कि मैं यहाँ कैसे आया, मुझे कौन लाया? डॉक्टर कहते हैं, हाँ तुम्हें मेरा भाई लेकर आया है, उसका नाम जियान चैन है और वो एक ओमेगा बॉय है। दरअसल उसका शूट चल रहा था रिवर के किनारे, वहीं उसने तुम्हें देखा और वो तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। वैसे वो भी आता ही होगा तुमसे मिलने। वैसे वो पिछले 3 दिन से शूट में बिजी होने के कारण होने के बाद भी मुझे पूछ रहा था कि सीजे उस ओमेगा को होश आया है या नहीं, और मैं रोज़ उसे एक ही जवाब दे रही थी कि अभी नहीं, मगर अब जैसे ही वो मुझे कॉल करेगा मैं बताऊंगी कि तुम्हें होश आ गया। अच्छा अब तुम आराम करो, मैं बाकी के पेशेंट को देखती हूँ। ये कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। इधर वांग जी अपने बेली पर हाथ रखता है और पीछे की साइड टेक लगाकर अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता है। अब हम शाम का समय देखते हैं, करीब 4 बजे जियान चैन अपने सेक्रेटरी सोंग लेंग के साथ हॉस्पिटल में पहुंचता है, वो भी अपना फेस वगैरह कवर करके, क्योंकि जियान चैन एक सेलिब्रिटी था। वो वांग जी के रूम में आता है जहां वांग जी अपनी आंखें बंद करके लेटा था। तभी उसे उस कमरे में किसी का होने का एहसास होता है, इसलिए वांग जी अपनी आंखें खोलता है और वो सामने एक पर्सन को देखता है जिसके फेस पर मास्क लगाया था, साथ ही आंखों पर ब्लैक गॉगल्स। तभी वांग जी कहता है, कौन हो तुम? वो पर्सन वांग जी को चुप रहने का इशारा करता है और फिर अपने फेस से गॉगल्स और मास्क हटाकर कहता है, मैं हूँ जियान चैन। हाय कैसे हो तुम? वांग जी भी जियान चैन का नाम सुनकर कहता है, हेलो वांग जी, मेरा नाम वांग जी है। जियान चैन वांग जी से हैंडशेक करते हुए कहता है, हाँ सीजे ने बताया था तुम्हारा नाम, सॉरी वो छुपते छुपाते आना पड़ा ना, इसलिए नाम याद नहीं रहा। वैसे बताओ कैसे हो तुम? वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ और थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। जियान चैन कहता है, अरे यार थैंक यू मुझे नहीं बल्कि गॉड को कहो और मेरी टीम को जिन्होंने उस दिन शूट रिवर के किनारे रखा था। वैसे ब्रो क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम पानी में कूदे हो या फिर किसी ने तुम्हें फेंका है? वांग जी इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। तभी जियान चैन कहता है, कोई बात नहीं, तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। वांग जी कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है वो मैं। तभी जियान चैन कहता है, कोई बात नहीं, बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि यहाँ बात करना सही नहीं है। किसी ने मुझे देख लिया तो तुम समझ रहे हो ना, लोगों की भीड़ लग जाएगी और फिर कोई ऑटोग्राफ लेगा, कोई फ़ोटो खिंचवाएगा, कोई मुझसे नंबर मांगेगा, एक्स्ट्रा। तो चलो अब जल्दी करो। वांग जी कहता है, पर कहाँ? चैन कहता है, मेरे साथ मेरे घर, बाकी बातें वहीं करेंगे। वांग जी कहता है, पर मैं आपके साथ। तभी चैन कहता है, अगर तुम्हारे पास इस शहर में कोई और जगह है तो तुम बेशक वहाँ जा सकते हो, मगर जहाँ तक मैं तुम्हें समझ पाया हूँ तुम यहाँ किसी को नहीं जानते होंगे, है ना? वांग जी ये सुनकर कुछ भी नहीं कहता और फिर जियान चैन अपने सेक्रेटरी सोंग लेन को कॉल करता है और बताता है वो वांग जी को लेकर अपने मेंशन में जा रहा है।
वो ये बात सीजे को बता दे, साथ ही वांग जी के डिस्चार्ज पेपर को भी फुलफिल करके करवा दे। सोंगलिन कहता है ओके चैन, और फिर वो वांग जी को लेकर बाहर आता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने ड्राइवर से कहता है कि वो उसे मेंशन ले चले। ड्राइवर ओके कहता है और फिर कुछ देर बाद जियान चेन वांग जी को लेकर अपने मेंशन में आ जाता है, जहां वो सर्वेंट से कहता है कि एक गेस्ट रूम तैयार कर दो और हाँ कुछ अच्छा सा डिनर बना दो। सर्वेंट ओके कहता है। उसके बाद